हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम का पाठ 10 हमारी फसलें हमारा खान पान चालू करने जा रहे हैं। ईरा और इशु बड़े दिन की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे हैं। वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव देखा नहीं है। उनके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्रायः अन्न, फल, सब्जियां आदि ले आते हैं। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें भी बताते हैं। दादी ने एक बार उन लोगों से कहा कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार यहाँ गांव ही है। ईरा और इशु हमेशा दादी के द्वारा कही गई इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि आखिर गांव शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकता है। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या गांव और शहर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? अगर करते हैं तो गांव से शहर क्या क्या जाता है और शहर से गांव में क्या क्या आता है? तो अगर हम ध्यान से सोचें तो गांव से शहर तो बहुत सारी बातें जाते हैं, जैसे अन्न जाता है, फसलें जाते हैं और दूध भी जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दादाजी के साथ पगडंडियों पर चलते हुए ईरा और इशु के खेतों में लहराते हुए पौधे दिखे। कहीं कहीं कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे। कुछ लोग कटे हुए पौधों के पुलंदे को एक पत्थर पर पटक कर उसकी फलियों को अलग कर रहे थे। ईरा ने अपने दादाजी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? दादाजी ने बताया कि ये धान के पौधे हैं। इस इलाके में की मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। यह हमारे यहाँ की मुख्य फसल है। जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है। फिर धान के पौधे से उसके बीजों को अलग कर उसकी कटाई करते हैं, जिससे हमें चावल की प्राप्ति होती है। ईरा और इशु दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो भात वे खाते हैं उसका उपज इस प्रकार होता है। इशु ने कहा, दादाजी मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। अब आप भी इस तालिका के सहारे धान उत्पादन की प्रक्रिया को समझाने के सहयोग में ये कीजिए। धान के खेतों की जुताई कब करते हैं? किस मौसम में धान का बीज लगाते हैं? कितने दिनों में बिचड़ा बीज मोरी बन जाता है? मोरी का क्या उपयोग करते हैं? कितने दिनों में धान की बाली निकलने लगती है? धान की फसल कब तक पककर तैयार हो जाती है? धान की फसल को बोने से लेकर काटने तक में कुल कितना समय लगता है? तो आपको ये सब अपने गांव में ये सब कब कब होता है उसके आधार पर लिखना है। अब दादाजी ने कहा, सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20-30 दिन के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। मोरी को उखाड़कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं। खेतों में मोरी को लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं। कोशिश रहती है कि फसल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे। ईरा बोली, दादाजी, क्या जब जब जी चाहे कोई भी फसल उपजाई जा सकती है? दादाजी बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फसलें वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं तो कुछ सर्दियों में। अब तो सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं कि गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जाने लगी हैं। पता करिए कि और लिखिए कि किस मौसम में कौन सी फसल लगाई जाती है। सर्दी में आपको जो भी फसल अपने गाँवों में दिखती है वो आप सर्दी के नीचे वाले बॉक्सेस में लिखिए, और गर्मी में जो दिखती है उसके नीचे वो फसलें के नाम लिखिए, और बरसात में जो दिखती है वो।
क्या आप जानते हैं बरसात में लगाई जाने वाली फसलों की खरीफ फसल कहते हैं, जबकि सर्दी में लगने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। इस प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद और गर्मा फसल कहते हैं। अब यीशु ने कहा, क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? दादाजी बोले, भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। हमारे राज्य बिहार का नक्शा है। इसमें यह बताया है कि कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो अब आपके ज़िले में देखिए, आपके आपके ज़िले की मुख्य फसल कौन सी है। तो हमारे राज्य अपने और अपने आसपास के जिलों तथा वह पर होने वाली प्रमुख फसलों के नाम लिखिए। इसे नक्शे पर संकेत के द्वारा दिखाइए। आपको पहले कॉलम में जिले का नाम लिखना है, जैसे आपका जो जिला है उसका नाम लिखना है, या आपके आसपास के जिलों के नाम, और उस जिले में उगाई हुई नक्शे के आधार पर आपको फसल के नाम लिखना है। दूसरे कॉलम में बाजू वाले में प्रमुख फसलें के नीचे हम अपने यहाँ अपने आसपास के गांवों को देखें तो वहाँ भी उगाई जाने वाली फसलों में विविधता हो सकती है। अपने साथियों के साथ अपने आसपास के गांव की फसलों के बारे में पता कीजिए। पूर्व दिशा में आपके जिले के पूर्व दिशा में आपका जो भी गांव है नक्शे के आधार पर वो लिखिए, और वहाँ पर उपजने वाली फसल के नाम लिखिए। वही अशु बोला, दादाजी, अलग अलग जगहों पर जब अलग अलग फसलें होती हैं तो उन जगहों पर लोगों के खान पान भी अलग अलग होते होंगे। दादाजी बोले, सहजता से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थ के अनुरूप ही लोगों की खान पान की आदतें बनती हैं। सहजता मतलब जो आसानी से उपलब्ध होने वाली जो फसलें हैं वो, यहाँ तक कि अपने परिवेश से दूर चले जाने पर भी उनमें खान पान पर अपने परिवेश का प्रभाव बना रहता है। तो अब यहाँ पर आप अलग अलग लोग देख सकते हैं जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। पहला बोलता है, मुझे गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है। खाखरा और दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इंसान कोई गुजरात के कोई इलाके में से होगा तो उसको गुजराती खाना ही पसंद है और दूसरा कुछ उसको अच्छा नहीं लगता। वैसे ये बोल रहा है, मैं तो सिर्फ इडली डोसा ही खाता हूँ। ये दक्षिण भारत से है। पाव भाजी खाने में बहुत मज़ा आता है। ये भी कोई अन्य भाग से है। मुझे लिट्टी चोखा खूब भाता है। मुझे तो माछ भात अच्छा लगता है। दाल बाटी के क्या कहने। तो आप सब देख सकते हैं ये लोग जिस जिस जगह से हैं उनको वहाँ पर जो उपलब्ध खान पान है उससे ही वो पसंद करते हैं, और दूसरा कोई खान पान वो पसंद नहीं करते हैं। चित्र देखकर बताइए कि किस जगह के लोग कौन सा भोजन पसंद करते हैं। तो अभी हमने जो देखा पिछले पन्ने पे कि कहाँ कहाँ से लोग कौन सा भोजन पसंद करते हैं, बस वही लिखना है। पहले कॉलम में भोज्य पदार्थ लिखना है और दूसरे कॉलम में जो स्थान जहाँ से लोग हैं वो लिखना है। आप अपने दोस्तों के पसंद के भोज्य पदार्थों के बारे में पता करके लिखिए। आपके जो भी दोस्तों के नाम है वो लिखना है और उनके पसंदीदा भोज्य पदार्थ के नाम लिखना है। अब दादाजी, जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो दही बड़े
खाना पसंद करती हूँ। ईरा बोली। ईशु ने कहा, मुझे तो मोमो अच्छा लगता है। दादाजी, आपने कभी मोमो खाया है? दादाजी बोले, अरे हमारे ज़माने में कहाँ ये सब चीज़ें मिलती थी। अब तो न जाने क्या क्या चीज़ें मिलने लगी है। आप भी पता करके लिखिए कि जब आपके दादा दादी माता पिता बच्चे थे उस समय खाने की कौन कौन सी चीज़ें होती थी। अब खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें मिलने लगी हैं जो पहले नहीं मिलती थी। दादाजी के बचपन के समय मिलने वाली खाद्य सामग्री। अब आपके दादा दादी से पूछिए कि उस समय क्या मिलता था जो अभी नहीं मिलता, या उस समय क्या नहीं मिलता था जो अभी मिलता है। क्योंकि समय के दूसरे इसमें माता पिता के बचपन के समय मिलने वाली खाद्य सामग्री लिखना है। तीसरे में ऐसी खाद्य सामग्री जो पहले नहीं मिलती थी अब मिलने लगी है। जैसे अभी ईरा बता रही थी मोमो बहुत पसंद है। मोमो मिलता है अब जो पहले नहीं मिलता था। और बर्गर्स पिज़्ज़ा ये सब है जो पहले नहीं मिलता था पर अब मिलता है। तो ये सब पूछ के लिखिए। दादाजी ने कहा, समय के साथ खान पान के तौर तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलने लगे हैं। इसलिए बदलते समय के साथ साथ लोगों के खान पान भी की आदतों में भी बदलाव आने लगे हैं। ईरा बोली, आजकल अपने घर में भी समय समय पर नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पिज्ज़ा तथा बर्गर आदि बनने लगे हैं। दादाजी बोले, भाई जो चाहो बनाओ खाओ, लेकिन यह भी सोचो कि क्या ऐसा भोजन खाकर हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। ईरा सोच में पड़ गई। सही बात है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और फल खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब घर का जो भोजन है वही सबसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पाठ्य 10 हमारे हमारी फसलें हमारा खान पान का अंत होता है। अगला चैप्टर हम जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण पढ़ेंगे।